नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और यहाँ पर आपके लिए लेकर हाजिर है बाल विकास शिक्षा शास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने खूब पसंद किया, बहुत आपकी कमेंट्स देखने को मिले और आपको प्रश्न काफी पसंद आए और आपकी डिमांड पर उसी का सेकेंड पार्ट फिर लेकर आपके लिए हाजिर है, जो निश्चित रूप से आपकी आने वाली यूपीटेट एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन उस प्रकार सेलेक्ट करते हैं जो प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बनते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई बार ये प्रश्न रिपीट होने वाले प्रश्न होते हैं, ऐसे ही प्रश्न लेकर हम आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के हमारे बाल विकास से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो आप फर्स्ट बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर आपको पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न ये थे। तो आप फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट को जरूर देखिएगा। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं ऐसे ही स्टडी मटेरियल के लिए। तो यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं ऑनलाइन स्टडी विद डीके टेलीग्राम ग्रुप, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप है जहां आप जा सकते हैं लिंक के माध्यम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्न को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ क्या है। हम सभी जानते हैं बाल विकास का अर्थ क्या होता है, पर प्रश्न बार बार आने वाला प्रश्न है, इसलिए प्रश्न को देखना जरूरी है। हो सकता है विकल्प यहाँ पर कुछ अदल बदल करके आपको देखने को मिल सकते हो, पर प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। तो देखिए यहाँ पर बाल विकास की बात की जाए तो बाल विकास का अर्थ क्या है। बालक के शरीर का विकास है या बालक की मानसिक और सामाजिक विकास है, सामाजिक परिवर्तन है, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है या फिर केवल बौद्धिक विकास है। विकल्प आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो बाल विकास के अर्थ की यदि हम बात करें तो देखिए बाल विकास का मतलब बच्चे का विकास होता है, बालक का विकास होता है, पर बालक का विकास किस तरीके से हो ये महत्वपूर्ण है बाल विकास में। तो बालक का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो विकसित होना चाहिए, उसी का मतलब होता है बाल विकास। तो यहाँ पर जो सी विकल्प होगा यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए विकास जो होती है एक सतत होने वाली प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जो होते हैं सभी प्रकार के जो पहलू होते हैं इनका विकास इसमें शामिल होता है और इन सभी पहलुओं से ही बालक का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो विकसित होता है। तो यहाँ पर सी विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बाल विकास की प्रक्रिया जो होती है ये कब से प्रारंभ होती है। चार विकल्प हमारे सामने है, जन्म के बाद से, गर्भाधान के समय या किशोरावस्था से या शिक्षा प्रारंभ होने पर। तो देखिए जो यहाँ पर बाल विकास की प्रक्रिया की बात की जाए तो जो बच्चे का गर्भाधान के समय से ही ये प्रोसेस जो होती है ये स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि विकास की प्रोसेस जो होती है गर्भधारण से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक ही ये चलती है। तो यहाँ पर बी विकल्प जो होगा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बनेगा और प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे लेते हैं, विकास का सिद्धांत जो है ये किस प्रकार का होता है। तो विकास के सिद्धांत की बात की जाए रैखिक होता है, निरंतर होता है, अनियमित होता है, आकस्मिक होता है। तो विकास का जो सिद्धांत होता है ये होता है यहाँ पर निरंतर। तो देखिए विकास जो होता है ये एक सतत चलने वाली प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा निरंतर। आगे अगला प्रश्न आता है, विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, यह कौन सा सिद्धांत है। तो देखिए विकास जब सिर से पैर की दिशा में होता है तो इसे समीप से दूर का सिद्धांत, सिर से पैर की दिशा का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसे हम सिर से पैर की दिशा का सिद्धांत ही कहेंगे और यहाँ पर होगा हमारा विकल्प नंबर बी। और इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास होता है वो सिर से नीचे की ओर मतलब पैर की दिशा में होता है। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए विकास और अधिगम में क्या संबंध होता है। तो विकास और अधिगम की बात की जाए दोनों समान है, विकास अधिगम पर निर्भर है, अधिगम विकास पर निर्भर है या इनमें कोई संबंध नहीं है।
तो यहां पर हम चुनेंगे विकल्प सी को, अधिगम जो होता है वो विकास पर निर्भर करता है। तो यहां पर बनेगा हमारा सी विकल्प, अधिगम जो है वो विकास पर निर्भर करेगा, क्योंकि जब तक आवश्यक विकास नहीं होगा तब तक अधिगम जो होगा वो संभव नहीं होगा। इस कारण से अधिगम विकास पर निर्भर करता है। चलिए आगे लेते हैं, संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। देखिए, संवेदनशील अवधि जो होती है, सेंसिटिव पीरियड, ये इसका मतलब क्या होगा, जब बच्चा कुछ नहीं सीखता या बच्चा जब सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है, जब विकास रुक जाता है या जब बच्चा बीमार होता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि संवेदनशील जो अवधि होती है, यहां पर उसका क्या अर्थ बनेगा, तो इसका अर्थ बनेगा जब सीखने की क्षमता बच्चे में सबसे ज्यादा होती है ना, और ये कब होती है, बाल्यावस्था में होती है। तो यहां पर जब बच्चे में सीखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, वही अवधि संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड कहलाता है। तो हम चुनेंगे बी विकल्प को। आगे देखिए, बालक की सबसे पहली पाठशाला कौन सी होती है। ये प्रश्न बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न भी सरल है, उत्तर भी आसानी से हमें याद रह जाता है, पर बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आप जरूर फोकस कीजिएगा। पहली, दूसरी, इस प्रकार से प्राथमिक, समाजीकरण की एजेंसी, इस प्रकार के भी प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बालक की सबसे पहली पाठशाला जो होती है वो विद्यालय, समाज, परिवार या खेल का मैदान। तो निश्चित रूप से वो बच्चे का परिवार जो होता है वही उसकी सबसे पहली पाठशाला हुआ करती है, क्योंकि बच्चा पहले सामाजिक वातावरण में होता है, अपने परिवार के वातावरण में होता है, जहां पर बच्चा भाषा, मूल्य, व्यवहार आदि चीजें सीखता है। तो यहां पर सी विकल्प हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। तो किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो यहां पर इसकी विशेषता शारीरिक परिवर्तन, भावनात्मक अस्थिरता, आत्मचेतना का विकास, उपरोक्त सभी। तो यहां पर किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता की यदि हम बात करें तो ये सभी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों में शारीरिक परिवर्तन भी होता है, भावनात्मक अस्थिरता भी रहती है, आत्मचेतना का विकास भी इसमें होता है। तो निश्चित रूप से ये सभी किशोर अवस्था की विशेषताओं में शामिल होंगे। आगे देखिए, प्रश्न है, बुद्धि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो यहां पर बुद्धि को मापने के लिए हम जो उपयोग इसमें करते हैं, टेस्ट का, प्रश्नावली का, बुद्धि लब्धि का या सर्वेक्षण का। तो बुद्धि लब्धि आईक्यू जो टेस्ट होता है, इसके बारे में आपने सुना है, और बुद्धि को मापने के लिए इसका ही प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, और इसमें एक संख्यात्मक मान जो है वो हमें देखने को मिलता है, और उस संख्यात्मक मान जो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी होगा उत्तर। विकास सार्वभौमिक होता है। इसका क्या अर्थ है, सभी का विकास समान होता है, विकास की प्रक्रिया सब में समान दिशा में होती है, विकास केवल कुछ लोगों में होता है या विकास को नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए, विकास सार्वभौमिक होता है, इसके अर्थ की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होता है विकास की प्रक्रिया सब में समान दिशा में होती है। ऑप्शन बी होगा यहां पर उत्तर। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या होती है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 वर्ष। यहां पर हमारा उत्तर होगा 2 से 7 वर्ष। और इस अवस्था में बच्चा जो होता है प्रतीकों, भाषा, कल्पना आदि का प्रयोग करना बच्चा इस अवस्था में सीखता है। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या होती है। अब देखिए, ठोस संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता की बात की जाए, कल्पनाशीलता, तार्किक सोच, अमूर्त सोच, निष्क्रियता। तो यहाँ पर बच्चा ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इस अवस्था में बच्चा यहाँ पर तार्किक सोच जो है वो दर्शाता है। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर हमारा उत्तर। इस अवस्था में बच्चा वास्तविक वस्तुओं के संदर्भ में तार्किक रूप से सोचने लगता है। तो हम चुनेंगे यहाँ पर बी विकल्प को। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या सीखता है। प्रतीकात्मक भाषा, अमूर्त चिंतन, शारीरिक नियंत्रण, संवेदी अनुभव। तो यहां पर हम कहेंगे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा यहाँ पर
अमूर्त चिंतन जो होगा ऑप्शन बी, ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। और इस अवस्था में बच्चा जो होता है अपने विचारों को कल्पनात्मक रूप से और सिद्धांतात्मक रूप से समझने लगता है। अमूर्त चिंतन जो है वो बच्चा इस अवस्था में सीखने लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, भावनात्मक विकास किससे संबंधित है? ये सोचने की क्षमता, भावनाओं के नियंत्रण और अभिव्यक्ति से, या फिर शारीरिक विकास से, सामाजिक व्यवहार से? तो यहां पर हम कहेंगे कि ये भावनाओं के नियंत्रण और अभिव्यक्ति से संबंधित होता है भावनात्मक विकास, क्योंकि भावनाओं का नियंत्रण अभिव्यक्ति होगी और उसी से ही हमारा भावनात्मक विकास जो होता है वो जुड़ा होता है। तो यहाँ पर भावनात्मक विकास में हमें ये भी समझना होता है कि भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे इन्हें व्यक्त किया जाए। तो ऑप्शन बी को हम चुनेंगे यहाँ पर। आगे देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? सभी बच्चे समान हैं, बच्चों में क्षमता, रुचि और व्यवहार में अंतर होता है, सभी एक जैसा सीखते हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता की बात की जाए तो यहाँ पर बच्चों में क्षमता, रुचि और व्यवहार में अंतर होता है, यही हमारे लिए व्यक्तिगत भिन्नता होती है। और निश्चित रूप से हम देखते हैं प्रत्येक बच्चे में अलग अलग योग्यता होती है, अलग सीखने की गति होती है और सीखने की शैली भी अलग अलग होती है, और यही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आता है, रचनात्मकता का अर्थ क्या है? अनुकरण करना, नई और मौलिक सोच प्रस्तुत करना, दूसरों के विचार अपनाना, केवल अभ्यास करना। तो रचनात्मकता के अर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर नई और मौलिक सोच जो है ये प्रस्तुत करना हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन जो बी होगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या है? समाज में रहना, दूसरों के साथ समायोजन करना, विद्यालय जाना, नियमों का पालन करना। तो देखिए, सामाजिक विकास जो होता है वो होता है दूसरों के साथ समायोजन करना, और जब निश्चित रूप से हम दूसरों के साथ समायोजन करते हैं, सामाजिक विकास का मतलब बन जाता है समाज में प्रभावी संबंध बनाना, सामाजिक व्यवहार सीखना, यही हमारा सामाजिक विकास होता है। तो दूसरों के साथ समायोजन करना, ऑप्शन जो बी होगा वही हमारा उत्तर होगा। बाल अपराधिता का प्रमुख कारण क्या है? बाल अपराधिता का प्रमुख कारण पारिवारिक उपेक्षा, गरीबी, अनुसूचित संगति या उपरोक्त सभी। तो यहां पर हम कहेंगे उत्तर डी, उपरोक्त सभी, यहां पर बनेगा हमारा उत्तर। यहां पर बाल अपराधिता के लिए पारिवारिक उपेक्षा भी जिम्मेदार हो सकती है, गरीबी भी हो सकती है, अनुचित संगति भी हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये सभी कारण इसमें जिम्मेदार बनते हैं। किशोरावस्था में प्रमुख मानसिक परिवर्तन कौन सा होता है? और किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना, भय की भावना, निर्भयता, औदासीनता। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि किशोरावस्था में प्रमुख मानसिक परिवर्तनों की बात की जाए तो इसमें आत्मसम्मान की जो भावना होती है ये एक प्रमुख मानसिक परिवर्तन बच्चों में होता है। किशोरावस्था में व्यक्ति अपनी एक स्वयं की पहचान और अपने आत्मसम्मान की भावना उसके अंदर विकसित होती है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें उत्तर होगा। बालक का पहला शिक्षक कौन होता है? बालक का पहला शिक्षक माँ, पिता, शिक्षक, मित्र, इनमें से जो माँ होती है वही बालक का पहला शिक्षक होता है। और माँ बच्चे की पहली शिक्षक होती है, तो क्योंकि वही उसे बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, व्यवहार करना सिखाती है, तो ये सब बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आता है, बच्चे की अभिव्यक्ति क्षमता के विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? रटना, डराना, स्वतंत्र माहौल देना या कठोर अनुशासन। तो देखिए, यहाँ पर जब हम बच्चे की अभिव्यक्ति क्षमता विकसित करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र माहौल देना, जो सी विकल्प होगा, ये बनेगा हमारा प्रश्न का उत्तर। जब बच्चे को स्वतंत्रता पूर्ण माहौल जो है वो दिया जाता है, उसका वातावरण दिया जाता है, तो बच्चा अपने विचार आत्मविश्वास से अभिव्यक्त यहाँ पर कर पाता है। तो देखिए, यहाँ पर सी विकल्प को हम चुनेंगे इसमें उत्तर। आगे लेते हैं, शिक्षक को छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? अब एक शिक्षक को छात्रों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? दंडात्मक, कठोर, सहयोगपूर्ण या उपेक्षापूर्ण? तो यहां पर हम कहेंगे
कि एक शिक्षक का जो व्यवहार है वो निश्चित रूप से यहाँ पर एक सहयोगात्मक रूप से होना चाहिए, और यहाँ पर होगा हमारा उत्तर सी विकल्प के साथ में। देखिए अगला प्रश्न आता है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, मेधावी बच्चों को आगे बढ़ाना, कमजोर बच्चों को अलग रखना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सभी बच्चों को समान रूप से अवसर देना ही यहाँ पर होती है समावेशी शिक्षा, जो कि है बी विकल्प के साथ। सीखना देखकर सिद्धांत किसने दिया? बैंडुरा, स्किनर, पियाजे या थार्नडाइक। तो यहाँ पर सीखना देखकर सिद्धांत देने वाले जो थे वो थे यहाँ पर बैंडुरा। ऑप्शन ए, अल्बर्ट बैंडुरा जो थे इन्होंने यहाँ पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, और इसमें इन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। विकल्प ए इसमें हमारा उत्तर है। सजग अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर, स्किनर, पावलोव, पियाजे। तो यहाँ पर सजग अधिगम का सिद्धांत देने वाले जो थे वो थे कोहलर। तो यहाँ पर विकल्प ए जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। कोहलर ने बंदरों पर प्रयोग करके बताया था कि अधिगम अंतर्दृष्टि से भी संभव होता है। आगे देखिए, शिक्षा का उद्देश्य बच्चे में निहित शक्तियों का विकास करना है। यह विचार किसका है? गांधी जी, टैगोर, राधा कृष्ण, जॉन ड्यूई। तो यहाँ पर कहेंगे हम शिक्षा का उद्देश्य जो होता है बच्चे में निहित शक्तियों का विकास करना है, और ये कथन देने वाले जो थे वो थे यहाँ पर टैगोर। और टैगोर का मानना था कि जो शिक्षा है वो बच्चे के भीतर छिपी हुई एक रचनात्मक शक्तियों को विकसित करने का माध्यम है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, बाल अपराध का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक अभाव, विद्यालय का अनुशासन, पारिवारिक असंतुलन, समाज का दबाव। अब यहाँ पर बात की जाए तो पारिवारिक असंतुलन जो है वो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चे के बाल अपराध का मुख्य कारण बनेगा, और ऐसी स्थिति में बच्चे में के परिवार में अस्थिरता, झगड़े, उपेक्षा आदि से बच्चों में थोड़ा सा क्या होता है, नकारात्मक व्यवहार जो है वो उत्पन्न हो जाता है, और उसी नकारात्मक व्यवहार के कारण बच्चे जो होते हैं बाल अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। रचनात्मक बच्चे की विशेषता क्या होती है? अनुकरण करना, प्रश्न पूछना, आदेश मानना या मौन रहना। तो रचनात्मक बच्चे की जो विशेषता होती है वो होती है प्रश्न पूछना। ये बच्चा हमेशा प्रश्न पूछने के लिए जिज्ञासु होता है और हर चीज को जानने की ये इच्छा रखता है। आगे लेते हैं, बाल मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन किस पर केंद्रित है? वयस्क की सोच पर, बच्चे की मानसिक प्रक्रियाओं पर, शिक्षक के ज्ञान पर, अभिभावकों के व्यवहार पर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बच्चे की जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं इन पर बाल मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन जो है वो केंद्रित रहता है, क्योंकि यहाँ पर बाल मनोविज्ञान हमें यही अध्ययन करवाता है कि बच्चा सीखता कैसे है, सोचता कैसा है, समझता कैसा है, सीखता कैसे है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं इसी में। सीखना और सिखाना दोनों द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसका अर्थ है केवल शिक्षक जिम्मेदार है, केवल छात्र जिम्मेदार है, दोनों परस्पर प्रभाव डालते हैं। सीखना एक तरफा है, तो यहां पर बात की जाए दोनों परस्पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि सीखना और सिखाना दोनों ही एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में विद्यार्थी एक दूसरे को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। आगे देखिए, नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया? कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की या स्किनर। तो यहां पर हम बात करें नैतिक विकास के अध्ययन की, तो यहां पर ऑप्शन बनता है ए, कोहलबर्ग। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण बताए हैं जो व्यक्ति के आयु और अनुभव के साथ में बढ़ते हैं। किशोर अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? इसे सुनहरी अवस्था, संक्रमण अवस्था, स्थिर अवस्था या शांत अवस्था। तो देखिए, किशोर अवस्था जो होती है एक संक्रमण की अवस्था मानी जाती है। तो यहाँ पर किशोर अवस्था जो होती है युवा अवस्था और बचपन की अवस्था के बीच की अवस्था है, इसीलिए इसे संक्रमण की अवस्था कहा जाता है। और इस अवस्था में हम जानते हैं इसमें कई शारीरिक मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अनुशासन, प्रियता, खेल कूद में रुचि, मानसिक स्थिरता, आत्मसंयम। तो यहाँ पर बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो खेल कूद में जो रुचि है ये हमारा यहाँ पर उत्तर बनेगा। ऑप्शन है, बाल्यावस्था में बच्चा क्रियाशील होता है और खेल खेल में सीखने की प्रवृत्तियों में प्रबल रहती है। आगे देखिए, मनोवृत्ति का निर्माण
किन से होता है? समाज और अनुभव और समाज से, विद्यालय से, परीक्षा से, केवल परिवार से। तो मनोवृत्तियां जो होती हैं इनका निर्माण होता है अनुभव और समाज से। ऑप्शन ए होगा उत्तर। देखिए, व्यक्ति की जो मनोवृत्तियां होती हैं उसके सामाजिक अनुभव उसके जीवन परिस्थितियों से बनती हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए बनेगा उत्तर। आगे लेते हैं, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? केवल बाहरी रूप, व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विशेषताओं का योग, केवल व्यवहार, केवल बुद्धि। तो यहां पर बात की जाए व्यक्तित्व के अर्थ की, देखिए व्यक्तित्व का अर्थ जो होता है वो व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विशेषताओं का योग होता है। तो यहां पर होगा हमारा बी विकल्प इसमें उत्तर। बालक शारीरिक रूप से छोटा परंतु मानसिक रूप से सक्षम होता है, यह विचार किसका है? पियाजे, स्किनर, फ्रायड या वाइगोत्स्की। तो यहां पर हम कहेंगे बालक शारीरिक रूप से छोटा परंतु मानसिक रूप से सक्षम होता है, ये विचार देने वाले थे पियाजे। ऑप्शन ए यहां पर हमारा उत्तर होगा। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा हो सकता है? कठोर अनुशासन, स्व अनुशासन, दंडात्मक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन। तो अनुशासन का सर्वोत्तम रूप होता है स्व अनुशासन। ऑप्शन नंबर बी होगा यहां पर उत्तर। जब बच्चा स्वयं नियमों का पालन करता है तभी वह वास्तविक अनुशासन कहलाता है। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण ज्ञानवान होना, सहनशीलता, सख्ती, आदेश देना। तो यहां पर होगा सहनशीलता हमारा उत्तर। देखिए, एक शिक्षक जो होता है वो धैर्यवान, सहनशील और जो हर छात्र की क्षमता के अनुसार उसका मार्गदर्शन करता है, वही शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। आगे देखिए, प्रेरणा का अर्थ क्या है? अब प्रेरणा कार्य करने की शक्ति देना है, ज्ञान देना है, या फिर आदेश देना है, या अनुशासन कराना। तो कार्य करने की शक्ति देना ही प्रेरणा है। प्रेरणा व्यक्ति के भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, करती है जो उसे लक्ष्य की ओर बढ़ाती है। तो यहां पर कार्य करने की शक्ति देना ही प्रेरणा है। देखिए अगला प्रश्न है, सीखना अनुभव के द्वारा व्यवहार परिवर्तन है, यह परिभाषा किसकी है? स्किनर, पावलोव, क्रो एंड क्रो की या फिर पियाजे की? तो सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन है, यह परिभाषा है ऑप्शन नंबर सी, क्रो एंड क्रो की। और क्रो एंड क्रो ने अधिगम को अनुभव से उत्पन्न होने वाले व्यवहार परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है। तो हम चुनेंगे ऑप्शन सी को। आगे देखिए, बालक जन्म से ही जिज्ञासु होता है, इसका अर्थ है कि उसे पढ़ाई में रुचि होती है, वह नई चीजें जानना चाहता है, वह जिद्दी होता है, उसे खेल पसंद है। तो यहां पर हम कहेंगे वह नई चीजें जानना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा उत्तर। लर्निंग बाय डूइंग किसका सिद्धांत है? जॉन ड्यूई, स्किनर, पियाजे, कोहलर का। तो यहां पर जो जॉन ड्यूई है इनका सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग। तो यहां पर जॉन ड्यूई के अनुसार क्या होता है, इन्होंने कहा कि वास्तविक अधिगम जो होता है अनुभव और क्रियात्मक कार्यों से ही होता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें उत्तर होगा। बालकों में रचनात्मकता को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर कठोर अनुशासन रखना, बच्चों को स्वतंत्रता देना, केवल रटवाना, कम बोलने देना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बच्चों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को स्वतंत्रता देना। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका अर्थ है केवल विद्यालय में होता है, जीवन भर चलता है, बचपन में ही सीमित है, यह केवल परीक्षा तक ही है। तो यहाँ पर अधिगम निश्चित रूप से हमारे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है और हमारा उत्तर होगा बी विकल्प। अगला प्रश्न है, बच्चे में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए डांट फटकार से, उसकी असफलताओं की सराहना से, उपेक्षा से, तुलना से। तो यहाँ पर हम कहेंगे उसकी सफलताओं की सराहना करके ही हम बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं।
आगे देखिए, सीखने की अधिकतम क्षमता किस अवस्था में होती है? सीखने की अधिकतम क्षमता किस अवस्था में होती है? वृद्धावस्था, वयस्क अवस्था, किशोर अवस्था या बाल्यावस्था? तो देखिए, सीखने की अधिकतम क्षमता जो होती है निश्चित रूप से होती है बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन डी होगा यहां पर उत्तर। और इस अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क क्या होता है? उसकी ग्रहणशीलता अधिक होती है और इसलिए वो तेज गति से यहां पर सीखता है। ऑप्शन डी। एररलेस लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, पियाजे, थार्नडाइक या वाइगोत्स्की? तो यहां पर एररलेस लर्निंग का सिद्धांत देने वाले जो थे वो थे स्किनर। ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। स्किनर के अनुसार प्रोग्राम्ड लर्निंग के माध्यम से बिना गलती किए अधिगम कराया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। रिवार्ड एंड पनिशमेंट किस सिद्धांत से संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत, परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम, अनुकूलन सिद्धांत? तो यहां पर हम कहेंगे रिवार्ड एंड पनिशमेंट जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो निश्चित रूप से ये सिद्धांत हमारा संबंधित है परिणाम के नियम से। ऑप्शन बी होगा यहां पर उत्तर। देखिए, थार्नडाइक ने क्या कहा, इस नियम के बारे में कुछ बात उन्होंने बताई थी। जो सुखद परिणाम वाले कार्य जो होते हैं वो दोहराए जाते हैं, मतलब व्यक्ति जो परिणाम उसको सुखदायी होते हैं उन परिणामों को, उन चीजों को वो दोहराता है, और जो दुखद होते हैं उनको दोहराता नहीं है, मतलब अप्रिय परिणाम वाले नहीं दोहराता है। तो यहां पर बी विकल्प हमारा इसमें उत्तर है। आगे देखिए, शिक्षक को कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सख्त, उपेक्षापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, मजाक उड़ाने वाला? तो यहां पर हम कहेंगे कि शिक्षक को कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उन्हें करना चाहिए सहानुभूतिपूर्ण। देखिए, बच्चों में जब सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण यहां पर हम व्यवहार करेंगे तो कमजोर छात्र भी यहां पर आत्मविश्वास जो होते हैं वो प्राप्त करते हैं और प्रगति भी करते हैं। तो यहां पर हमारा जो व्यवहार है शिक्षक का वो एक सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना, नौकरी प्राप्त करना, चरित्र निर्माण और जीवन विकास या प्रतिस्पर्धा बढ़ाना? देखिए, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य जो होता है वो होता है एक अच्छे चरित्र का निर्माण और जीवन का विकास करना। तो यहां पर हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जो कि होगा यहां पर। वास्तविक शिक्षा वही होती है जो व्यक्ति को श्रेष्ठ चरित्र, आत्मनिर्भर और समाज उपयोगी जीवन जीने के योग्य बनाती है। तो यहां पर सी विकल्प होगा हमारा प्रश्न का उत्तर। दोस्तों, ये थे हमारे बाल विकास से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।